हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे YouTube चैनल एजुकेशन 101% में हार्दिक स्वागत है। कल की क्लास में हम लोगों ने देखा था कि ये 1854 ईस्वी के पूर्व जो शिक्षा की व्यवस्था कैसी थी, उसके बाद इसमें 1854 के बाद चार्ल्स वुड का डिस्पैच आता है या 1904 ईस्वी का विश्वविद्यालय आयोग आता है। इन सभी चीजों को हम लोगों ने कल की क्लास में देख लिया था। आज की क्लास में हम देखते हैं इससे आगे की जो शिक्षा नीति थी कि नई नई शिक्षा नीतियों के माध्यम से शिक्षा में क्या सुधार किया गया। 21 फरवरी 1913 ईस्वी को शिक्षा नीति के सरकारी प्रस्ताव में इसमें यह कहा गया कि प्रत्येक प्रांत में एक विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी और जो गोपाल कृष्ण गोखले थे, इन्होंने मांग किया कि अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा, ये मांग कर रहे थे कि अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की मांग कर रहे थे। गोपाल कृष्ण गोखले जो अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा की मांग कर रहे थे, इसको सरकार ने नकार दिया। प्राथमिक शिक्षा की मांग कर रहे थे, ये क्या कह रहे थे गोपाल कृष्ण गोखले कि प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य हो और निःशुल्क भी हो, इसको सरकार ने नकार दिया। सरकार ने क्या कहा कि हम निरक्षरता जो है खत्म करने की नीति को स्वीकार करेंगे, निरक्षरता खत्म करने की नीति स्वीकारेंगे। 1917 ईस्वी में सरकार ने कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं का अध्ययन के लिए 1917 ईस्वी में कलकत्ता विश्वविद्यालय की जो परेशानियां थी उसकी समस्याओं का निराकरण के लिए डॉक्टर एम सैडलर की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन करते हैं। इसमें सर आशुतोष मुखर्जी को, और डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद को सदस्य बनाया जाता है। डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद को सदस्य बनाया जाता है। इन डॉक्टर एम सैडलर की अध्यक्षता में जो आयोग का गठन हुआ था, इसने क्या कहा कि जो 1904 ईस्वी का विश्वविद्यालय आयोग था, जो भी उसने सुझाव दिया 1904 ईस्वी का विश्वविद्यालय आयोग, इसकी इन लोगों ने कड़ी आलोचना की। कहा कि अगर जो विश्वविद्यालय स्तर में जो सुधार करना है तो उसमें क्या है कि आपको माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान देना होगा, माध्यमिक शिक्षा पर सुधार करना होगा, जिसके माध्यम से स्वतः जो है स्नातक स्तर की शिक्षा जो है विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा सुधर जाएगी। और इन्होंने क्या सुझाव दिया कि जो स्कूल की शिक्षा है, स्कूली शिक्षा है, स्कूल शिक्षा जो है ये 12 वर्ष की होनी चाहिए, 12 वर्ष की हो। साथ में इन्होंने क्या कहा कि अगर स्नातक में आपको प्रवेश प्राप्त करना है, स्नातक में प्रवेश प्राप्त करना है तो यह माध्यमिक स्तर पर नहीं, माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद नहीं, बल्कि क्या है उत्तर माध्यमिक शिक्षा के बाद जो परीक्षा पास करेंगे, अर्थात इंटरमीडिएट के बाद जो है आपको स्नातक में प्रवेश मिलेगा, स्नातक में प्रवेश मिलेगा इंटरमीडिएट के बाद। और इन्होंने क्या सुझाव दिया कि जो स्नातक की परीक्षा है, स्नातक की शिक्षा है, ये स्नातक की शिक्षा 3 वर्ष की होनी चाहिए, ये 3 वर्ष की। और इन्होंने क्या सुझाव दिया कि जो विश्वविद्यालय हैं, विद्यालय कड़े कानून ना बनाए, कड़े कानून ना बनाए जिससे लोगों को प्रवेश पाने में आसानी हो। अगर आप कड़ा कानून बनाएंगे तो लोग प्रवेश नहीं कर सकते, साथ में परीक्षा देने में भी डरेंगे। इसलिए विश्वविद्यालयों को इन्होंने सलाह दिया कि आप अपने यहाँ कड़े नियम ना बनाएं। और इन्होंने क्या सुझाव दिया, कहा कि जो महिला शिक्षा को बढ़ावा देना है, महिला शिक्षा प्रसार के लिए कलकत्ता विश्वविद्यालय में महिला शिक्षा प्रसार बोर्ड का गठन किया जाए। बोर्ड का गठन किया जाए। साथ में इन्होंने क्या सुझाव दिया कि ढाका और कलकत्ता में अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए
प्रशिक्षण के लिए शिक्षा विभाग खोलने की सलाह दी। खोलने की सलाह दी। इन्होंने क्या कहा कि जो सरकार है उसको व्यावसायिक कॉलेज खोलने पर भी ध्यान देना चाहिए। व्यावसायिक कॉलेज खोलना चाहिए। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 और शिक्षा नीति 1917 और यन सैडलर आयोग के सुझावों के आधार पर विभिन्न विश्वविद्यालयों का निर्माण किया गया। जैसे 1916 ईस्वी में 2 विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। एक मैसूर विश्वविद्यालय, दूसरा जो है बनारस विश्वविद्यालय, और 1917 ईस्वी में पटना विश्वविद्यालय। उन्नीस सौ 18 ईस्वी में उस्मानिया विश्वविद्यालय। उन्नीस सौ 20 ईस्वी में अलीगढ़ विश्वविद्यालय। 1921 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय। इन सभी विश्वविद्यालयों के माध्यम से सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन किया। 1919 ईस्वी में मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड सुधार के अनुसार 1919 ईस्वी में चेम्सफोर्ड सुधार के अनुसार यह व्यवस्था की गई कि जो प्रांतों में शिक्षा विभाग होगा, प्रांतों का शिक्षा विभाग है, एक निर्वाचित मंत्री के अधीन होगा। एक निर्वाचित मंत्री के अधीन होगा। अब क्या हुआ कि जो केंद्र सरकार थी, केंद्र में बैठी हुई सत्ता थी, उसने जो है शिक्षा की तरफ से मुंह मोड़ लिया और अनुदान भी देना बंद कर दिया। वित्त के अभाव में जो है प्रांतीय सरकार शिक्षा को बढ़ावा देने में अक्षम साबित हुई। इस प्रकार से शिक्षा के स्तर में, वित्त के अभाव में जो शिक्षा का स्तर था वो गिर गया। 1929 ईस्वी में भारतीय परिणीति आयोग ने 1929 ईस्वी में भारतीय परिणीति आयोग सर फिलिप हार्टोग के नेतृत्व में शिक्षा के विकास हेतु, शिक्षा के विकास पर रिपोर्ट हेतु एक सहायक समिति की घोषणा करती है, एक सहायक समिति बनाती है। इन्होंने सुझाव दिया सरकार को कि जो प्राथमिक राष्ट्रीय शिक्षा है, प्राथमिक राष्ट्रीय शिक्षा के महत्व पर बल दिया जाए। और इन्होंने क्या कहा कि जो ग्रामीण प्रवृत्ति के विद्यार्थी हैं, ग्रामीण प्रवृत्ति के विद्यार्थी हैं, उनको क्या किया जाए, वर्नाक्युलर मिडिल क्लास पर ही रोक दिया जाए, मिडिल क्लास पर ही इनको रोक दिया जाए। इसके स्थान पर इनको क्या किया जाए, इनको व्यावसायिक या औद्योगिक शिक्षा दी जाए, इनको व्यावसायिक और औद्योगिक शिक्षा दी जाए। और उन्होंने क्या सलाह दिया कि जो उच्च शिक्षा प्राप्त करने योग्य विद्यार्थी हैं उनको ही उच्च शिक्षा प्राप्त करने दिया जाए। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के योग्य विद्यार्थी हैं उनको ही उच्च शिक्षा प्राप्त करने की अनुमति दी जाए। ऐसा नहीं कि सभी लोगों को जो है भेज दिया जाए कि आप जाइए उच्च शिक्षा प्राप्त करिए, बल्कि उन्हीं लोगों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजा जाए जो उस योग्य हो,
1937 ईस्वी में महात्मा गांधी जी ने क्या किया? 1937 ईस्वी में महात्मा गांधी इन्होंने अपनी पत्रिका, इनकी एक पत्रिका थी हरिजन, जिस पर इन्होंने एक लेख छापा। किस पर छापा? शिक्षा पर एक इन्होंने व्यापक योजना प्रस्तुत की। इसे कहते हैं वर्धा योजना। वर्धा योजना इसको कहा जाता है। लेकिन क्या हुआ कि द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ के कारण, द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ के कारण मंत्रिमंडल ने त्याग पत्र दे दिया। मंत्रिमंडल के त्याग पत्र के कारण यह योजना खटाई में पड़ गई, अर्थात यह योजना लागू नहीं हो पाई। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने 1944 ईस्वी में राष्ट्रीय शिक्षा योजना की घोषणा की। राष्ट्रीय शिक्षा योजना की घोषणा की। इसे जो है सार्जेंट शिक्षा योजना कहा जाता है। शिक्षा योजना कहा जाता है। 1944 ईस्वी की जो योजना थी राष्ट्रीय शिक्षा योजना, उसे सार्जेंट शिक्षा योजना कहा जाता है। सार्जेंट शिक्षा योजना क्यों कहा जाता है? क्योंकि भारत सरकार में जो है सार्जेंट शिक्षा सलाहकार थे। सार्जेंट शिक्षा योजना में यह सुझाव दिया गया कि जो 6 से 11 वर्ष की आयु तक के बच्चे हैं, इनको अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा दी जाए। निःशुल्क शिक्षा देने की योजना लागू की जाए। यद्यपि इसके पहले क्या हुआ कि 1906 ईस्वी में एक बड़ौदा की रियासत थी, बड़ौदा की रियासत, उन्होंने अपने यहां क्या किया कि निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा को लागू कर दिया। प्राथमिक शिक्षा जो होगी वो निःशुल्क होगी और अनिवार्य रूप से इसको ग्रहण करना होगा। अनिवार्य एवं निःशुल्क दोनों सुविधाएं बड़ौदा की रियासत ने 1906 ईस्वी में ही लागू कर दी थी। स्वतंत्रता के बाद विश्वविद्यालय शिक्षा पर विचार करने के लिए नवंबर 1948 ईस्वी में, नवंबर 1948 ईस्वी में डॉक्टर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में आयोग का गठन किया जाता है और ये अगस्त 1949 ईस्वी में इस आयोग ने रिपोर्ट सौंपी। अगस्त 1949 ईस्वी में डॉक्टर राधाकृष्णन आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंपी और इन्होंने क्या सुझाव दिया कि जो स्कूली शिक्षा है, अर्थात स्नातक से पहले जो शिक्षा है वो 12 वर्ष की होनी चाहिए। और इन्होंने क्या सुझाव दिया कि जो उच्च शिक्षा है इसके 3 प्रमुख उद्देश्य होने चाहिए। 3 प्रमुख उद्देश्य होने चाहिए। कौन कौन? एक सामान्य शिक्षा, दूसरी संस्कारी शिक्षा, तीसरा क्या है कि व्यावसायिक शिक्षा। और इन्होंने क्या कहा कि जो प्रशासनिक सेवा में जाना चाहे, सेवाओं के लिए स्नातक की उपाधि आवश्यक नहीं है और स्नातक की उपाधि आवश्यक नहीं होनी चाहिए। इसके साथ साथ इन्होंने क्या कहा कि जो शिक्षा है, इसको समवर्ती सूची में रखा जाए, अर्थात राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों इस पर ध्यान दे, इसके विकास पर दोनों सरकारें ध्यान दे। इसको इसलिए शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया जाए। साथ में इन्होंने क्या कहा, विश्वविद्यालयों की देखरेख के लिए एक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किया जाए। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किया जाए, जिसको हम लोग कहते हैं यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, इसका फुल फॉर्म है। इसके लिए इन्होंने क्या कहा कि इसमें जो है सुझाव दिया कि इस विश्वविद्यालयों की देखरेख के लिए यूजीसी अर्थात विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की
गठन किया जाए। इनके सुझावों के आधार पर 1953 ईस्वी में इस विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अर्थात यूजीसी का गठन कर दिया गया। जुलाई 1964 ईस्वी में भारत सरकार ने जुलाई 1964 ईस्वी में भारत सरकार ने दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में एक शिक्षा विभाग का गठन किया और इस शिक्षा विभाग को अच्छी तरह से कार्यान्वित करने के लिए विभिन्न देशों के शिक्षाविदों और विभिन्न वैज्ञानिकों को आमंत्रित किया गया। इसमें जो है प्रमुख इंग्लैंड, अमेरिका, रूस के शिक्षाविद और वैज्ञानिक शामिल हुए। साथ में यूनेस्को सचिवालय ने क्या कहा, यूनेस्को सचिवालय ने अपना भी एक प्रतिनिधि भेज दिया। जे.एफ. मैकडूगल को यूनेस्को सचिवालय ने इसमें अपना प्रतिनिधि बना के भेजा। ये जे.एफ. मैकडूगल को इस जो आयोग का गठन हुआ था इसमें सहायक सचिव का पद इनको दिया जाता है। सहायक सचिव के रूप में इन्होंने कार्य किया जे.एफ. मैकडूगल ने। इन लोगों ने जब अपनी रिपोर्ट सौंपी तो उसमें सरकार को सुझाव दिया कि शिक्षा के सभी स्तर पर समाज सेवा एवं कार्य अनुभव का विषय शामिल किया जाए। कार्य अनुभव का विषय शामिल किया जाए। माध्यमिक शिक्षा को व्यावसायिक बनाया जाए। और क्या इन्होंने कहा, कृषि अनुसंधान और शिक्षा पर बल दिया जाए और शिक्षा पर ध्यान दिया जाए, शिक्षा पर बल दिया जाए। साथ में इन्होंने एक महत्वपूर्ण सुझाव दिया, शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने क्या कहा, जो राष्ट्रीय आय है, राष्ट्रीय आय का 6% शिक्षा पर खर्च किया जाए। 1964 ईस्वी के कठोरी आयोग की सिफारिशों के अनुसार भारत सरकार ने 1968 ईस्वी में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा करती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा करती है। इस नीति में जो है सरकार ने क्या कहा कि जो 14 वर्ष आयु तक के बच्चे हैं इनको अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा दी जाएगी। और इन्होंने क्या कहा, विज्ञान और अनुसंधान शिक्षा का समानीकरण होगा। और इन्होंने क्या सलाह दिया, ये पाठ्य पुस्तकों को उत्तम बनाया जाए। साथ में क्या किया जाए कि इन पाठ्य पुस्तकों को सस्ते दर पर उपलब्ध कराया जाए, सस्ते मूल्यों पर इसको सभी लोगों को उपलब्ध कराया जाए। साथ में इन्होंने क्या कहा, जो ये राष्ट्रीय आय का 6% खर्च करने की बात कोठारी आयोग ने कहा था उसको 6% खर्च किया जाएगा। भारत सरकार ने 1986 ईस्वी में नई शिक्षा नीति की घोषणा की। 1986 ईस्वी में नई शिक्षा नीति की घोषणा करती है। इस 1986 ईस्वी की जो नई शिक्षा नीति घोषणा करती है उसमें सरकार ने विभिन्न प्रावधानों की व्यवस्था की। सरकार ने यह कहा कि हम राष्ट्रीय साक्षरता दर को बढ़ाएंगे, राष्ट्रीय साक्षरता दर का विकास करेंगे। साथ में इन्होंने क्या कहा, जो माध्यमिक शिक्षा है इसका व्यावसायीकरण किया जाएगा, इसका व्यावसायीकरण होगा।
अगला इन्होंने क्या कहा कि शिक्षा का सामाजिकरण भी किया जाएगा, शिक्षा का सामाजिकरण भी होगा। इसके बाद भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति 2023 लागू की, नई शिक्षा नीति 2023 लागू कर दिया। इसमें यह व्यवस्था की गई शिक्षा नीति में कि अगर प्रांतों की सरकार ये चाहे कि इसमें कुछ सुधार करना है तो वो अपनी सुविधा अनुसार इसको सुधार कर सकते हैं। नई शिक्षा नीति के तहत ये मानव प्रबंधन मंत्रालय जो था, इसे अब एजुकेशन मिनिस्ट्री के नाम से जाना जाएगा। इस नई शिक्षा नीति की जो पैटर्न व्यवस्था बनाई गई, इसमें कहा गया, इस पॉलिसी में कहा गया कि शुरू में 5, 3, 3 प्लस 4 वर्ष की शिक्षा होगी। इसमें जो है 12 वर्ष की स्कूली शिक्षा और 3 वर्ष की फ्री शिक्षा। इस नई शिक्षा नीति के तहत जो 5वीं क्लास तक के विद्यार्थी हैं, 5वीं क्लास तक के विद्यार्थी हैं, इनको शिक्षा जो है, इनको शिक्षा मातृभाषा में दिया जाएगा, मातृभाषा में, या इसको क्षेत्रीय भाषा में दिया जाएगा, जिससे इनको समझने में आसानी हो। चाहे उसको मातृभाषा में शिक्षा दिया जाएगा, चाहे क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा दी जाएगी। इस नई शिक्षा नीति के तहत जब लागू हो गई नई शिक्षा नीति, तो विद्यार्थियों को सब्जेक्ट चुनने की आजादी मिल गई। विद्यार्थियों को अपना सब्जेक्ट क्या चुन सकते हैं, इसकी आजादी मिल गई। जैसे विद्यार्थी अभी तक क्या होता था कि अगर कोई कला संकाय में है तो कला संकाय पढ़ेगा, या विज्ञान संकाय में है तो विज्ञान संकाय पढ़ेगा। तो इसमें क्या हुआ कि विद्यार्थियों को सब्जेक्ट चुनने की, विषय चुनने की आजादी मिल गई। अभी तक क्या होता था कि स्नातक में जब पढ़ाई करते थे लोग तो 3 या 4 वर्ष लग जाते थे स्नातक करने में, लेकिन अब क्या है कि इसमें एग्जिट का ऑप्शन है, आप एग्जिट भी हो सकते हैं। यदि विद्यार्थी ने 1 वर्ष स्नातक किया तो उसे सर्टिफिकेट मिलेगा, और 2 साल बाद, 2 साल बाद एडवांस डिप्लोमा मिलेगा। इन सभी शिक्षा नीतियों के माध्यम से सरकार ने शिक्षा जगत में क्रांतिकारी परिवर्तन किया और शिक्षा जगत की काफी ऊंचाई तक ले गया। आज की क्लास में बस इतना ही। अगर हमारी वीडियो पसंद आती तो लाइक करें, साथ में शेयर भी करें। अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।